हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू यू नई शुरुआत चैनल। सो गाइस, आज हम देखेंगे क्लास 10 का अध्याय 5 देखते हैं। क्लास 10 का अध्याय 5 देखते हैं। इसमें हम देखेंगे मौसम मानचित्र के बारे में पठन करेंगे। मानचित्र एवं अंकन क्या होता है गाइस? मानचित्र, इसके बारे में आप नेक्स्ट क्लास में देख चुके होंगे। मानचित्र मतलब एक सीधी सिंपल सी भाषा में मैप होता है। मैप की सहायता से गाइस हम मैप भौगोलिक भी होता है, राजनीतिक भी हो सकता है, तो विभिन्न प्रकार के मैप होते हैं। मौसम मानचित्र मैप की सहायता से गाइस हमें मैप की सहायता से हम देखते हैं कि मौसम का भी पता चल जाता है कि कहाँ पे किस एरिया में ज़्यादा बारिश होने वाली है या किस एरिया में गाइस ज़्यादा बारिश होती है और किस एरिया में कम बारिश होती है। इसके बारे में भी गाइस हमें मैप की सहायता से ही पता चल जाता है। तो देखिए, जैसे कि हम देखते हैं राजस्थानी इलाका है। राजस्थान में हम देखते हैं कि यहाँ पे बहुत कम बारिश होती है, और हम ये वाला देखते हैं गाइस, तो यहाँ का एरिया में सबसे ज़्यादा बारिश होती है हमारे भारत में। तो मैप की सहायता से पता चला कि नहीं। अपन सब जगह जाके थोड़ी ना घूमते, कोई ना कोई मैप बना देता है गाइस। जो वैधशालाएँ होती हैं, स्थापित होती हैं, उसकी सहायता से वो लोग मैप बनाती हैं और वो सूचना एकत्रित करती हैं कहाँ का मौसम कैसा रहा। एक निश्चित मानचित्र होता है, उनका एक निश्चित सिंबल होता है जिसकी सहायता से वो दर्शा दिया जाता है। सो गाइस, हम देखते हैं इन मानचित्रों के बारे में। आज यदि आप हमारे वीडियो पूरा देखे लेते हैं गाइस, तो आपको ये लेसन करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। हम एक एक वर्ड पढ़ के आपको बताएंगे और समझाने की कोशिश करते हैं। सो गाइस, चलते हैं आज की वीडियो की ओर, देखते हैं मानचित्र एवं अंकन। पठन एवं अंकन, कैसे अपन पठन करेंगे, कैसे उनका अंकन किया जाता है, कैसे उनको बनाया जाता है, इनके बारे में अपन फुल डिटेल से बात करेंगे। तो गाइस देखिए, पिछली कक्षाओं में आप मानचित्र का आशय एवं किसी क्षेत्र में भौगोलिक अध्ययन में मानचित्र का महत्व पढ़ चुके हैं। मानचित्र कई प्रकार के होते हैं: भौतिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र और वितरण मानचित्र। गाइस, मानचित्रों का कोई ना कोई विशेष उद्देश्य की पूर्ति हेतु विकसित विशेष मानचित्र का अध्ययन भी कर चुके हैं। इस अध्याय में हम किसी क्षेत्र की जलवायु संबंधी तत्वों की विविधता और प्रभाव को स्पष्ट करने हेतु मौसम मानचित्र का अध्ययन करेंगे। देखिए, मौसम मानचित्र से क्या आशय है, इनके बारे में अपन पढ़ते हैं। ऐसे मानचित्र जिसमें पृथ्वी के किसी भाग पर घटित मौसम संबंधी दशाओं जैसे तापमान की स्थिति, वायु दाब, वर्षा, पवन की दिशा और उसका वेग की कितनी स्पीड से पवन चल रही है, मेघाच्छादन मतलब कि बादल कैसे हैं, क्या बादल बरसने वाले हैं या नहीं, तो इनके बारे में गाइस जो हम अध्ययन करेंगे उसको ही मानचित्र से गाइस अध्ययन करते हैं, उसको हम मौसम मानचित्र कहलाते हैं। इनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित संकेतों के माध्यम से व्यक्त किया जाता है, मौसम मानचित्र कहलाते हैं। गाइस, तो जिस मानचित्र में मतलब पृथ्वी के मौसम की दशाओं का पता चलता है, किसका गाइस? मौसम की दशाओं का, कि तापमान कहाँ कितना है। जैसे हमने भी इंडिया का मैप बनाया गाइस, इंडिया के मैप में हमने क्या देखा कि जिससे हमें किसका पता चलता है? मौसम का पता चलता है। जैसे हमने बताया कि मौसम में यहाँ का मौसम जैसे कि क्या होता है, बहुत ज़्यादा क्या होता है, तापमान होता है, तो तापमान का पता चलता है मौसम के द्वारा। वर्षा का पता चलता है, कहीं कहीं यहाँ देखते हैं हम, यहाँ पे बहुत ज़्यादा वर्षा होती है, तो यहाँ पे बहुत कम वर्षा होती है। तो जिस हमें इन सब चीज़ों का पता चलता है गाइस, उसी को हम कहते हैं मौसम मानचित्र कहते हैं। इसका कोई ना कोई क्या होता है, सिंबल होता है, अंतर्राष्ट्रीय संकेत होता है। जैसे वर्षा का चिन्ह क्या होता है गाइस, यहाँ पे गोला 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 होता है ना, काला काला गोला, मतलब कि क्या है, वर्षा का संकेत है। इसी प्रकार तापमान का संकेत होता है, वायु का संकेत होता है, जिससे हमें क्या पता चल जाता है कि मौसम कैसा रहेगा और किसके बारे में दर्शाया गया है, कहाँ कितना पानी गिरता है, कहाँ कितना कम गिरता है। तो गाइस देखते हैं, मौसम मानचित्र निम्नलिखित विशेषताओं के आधार पर समझा जा सकता है। इसकी कई विशेषताएं हैं जिनके आधार पर हम मौसम मानचित्र को समझ सकते हैं। मौसम मानचित्र में मौसम के तत्वों चिन्हों का अंकन किया जाता है। सो गाइस, हम देखते हैं कि मौसम में चिन्हों का अंकन क्यों किया जाता है। तो गाइस, इसका रीज़न ये है क्योंकि हम देखते हैं मौसम मानचित्र में, या फिर जैसे कि अपन इतनी बड़ी नदी जा रही है तो अपन किसके माध्यम से दर्शाएंगे? क्या इतनी बड़ी नदी बनाएंगे क्या? नहीं, उसके लिए अपन छोटा सा निशान बना देते हैं, तो अपन को समझ में आ जाता है, पढ़ने वाले को भी और लिखने वाले को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, जल्दी बन जाता है। और गाइस, जैसे कि हमने वर्षा का देखा, इसी प्रकार गाइस यदि उन्हें हवा दर्शानी
कितनी है, वायु की वेग दर्शाना है तो वो लोग सीधे इतना कर देते हैं कि यदि वो वायु की ज़्यादा तेज़ वायु है तो वो लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे ये डबल कर देंगे या ट्रिपल कर देंगे, तो जितनी ज़्यादा वायु है तो उसका वेग का पता चल जाता है। तो गाइस चिन्हों का अंकन किया जाता है मौसम मानचित्र में। और गाइस आगे देखते हैं, मौसम मानचित्र तैयार करने हेतु वेधशालाओं, वायुयानों के पायलटों, गुब्बारों, जलयानों से मौसम सूचनाएं प्राप्त की जाती हैं। गाइस जब मौसम मानचित्र बनाते हैं तो ये लोग क्या करते हैं, क्या ऐसे ही मौसम मानचित्र बना देते हैं कि कहाँ बारिश होती है, कहाँ कम होती है, कहाँ होने वाली, मतलब कि सिंबल बनाते हैं। तो गाइस उसके लिए ये सूचनाएं एकत्रित करते हैं। जैसे गाइस ये लोग तो जैसे एक जगह बैठे हुए हैं, विभाग है इनका, तो इन्हें पता होता है कि कुछ ना कुछ, जैसे कि वायु दाब कहाँ पे ज़्यादा है गाइस, तो इसको बैरोमीटर के माध्यम से पता चल जाता है। बैरोमीटर एक वायुदापी मापी यंत्र होता है जिसके माध्यम से वहाँ की स्थिति का पता चल जाता है कि यहाँ पे वायु कितनी है, ज़्यादा है या कम है। तो गाइस इसी के आधार पर अलग अलग जगह से ये लोग क्या करते हैं, सूचनाओं को एकत्रित करते हैं। जैसे वायुयान के जो पायलट होते हैं उनके माध्यम से, गुब्बारों के माध्यम से गाइस इनको वायु का पता चल जाता है। उसके आधार पर ये मौसम मानचित्र का अंकन करते हैं, निर्माण करते हैं। वेधशालाओं में निम्न मौसम तत्वों की जानकारी एकत्रित की जाती है। काय की जानकारी एकत्रित की जाती है, एक तो तापमान की जानकारी एकत्रित की जाती है गाइस। जो वेधशालाएं हैं जहाँ पे मौसम मानचित्र बनाया जाता है वहाँ पे गाइस तापमान की जानकारी, वर्षा की जानकारी, वर्षा के बाद गाइस हम देखते हैं कि वहाँ पे कितनी वर्षा हुई, कितना क्या हुआ। वर्षा के बाद वायु की जानकारी भी एकत्रित की जाती है। वायु की गति कैसी है, उनकी दिशा कैसी है, आर्द्रता कितनी है, सूर्य का प्रकाश कैसा है, समुद्र की दशा, वर्तमान और पूर्व मौसम की जानकारी भी एकत्रित की जाती है। किसके माध्यम से गाइस, हमने देखा कि वेधशालाओं और उनके माध्यम पायलट और गुब्बारों के माध्यम से जानकारी एकत्रित की। तो गाइस ये जानकारी किन्ने की, वेधशालाओं में, जो मौसम चित्र बनाते हैं, मानचित्र बनाते हैं। तो उन्हें ये सब की जानकारी होगी तभी ना वो मौसम मानचित्र बना पाएंगे, वरना कैसे बना पाएंगे, आप ही सोचिए। देखिए चौथा पॉइंट है, प्रत्येक विकसित राष्ट्र मौसम मानचित्र का अंकन करते हैं। सो गाइस देखते हैं हम जितने भी विकसित राष्ट्र हैं वो मौसम मानचित्र का प्रकाशन करते हैं। आप ही सोचिए गाइस, जब वो विकसित हैं तो वो इतना तो ज़रूर करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। यदि वो नहीं करेंगे गाइस तो उनकी ही हानि है एक प्रकार से। कैसी हानि है, आप ही सोचिए। जब अपन मौसम के बारे में ज्ञात होगा कि कहाँ पे गाइस कल वर्षा होने वाली है, तो अपन उसके अनुसार काम करना शुरू करेंगे ना। यदि हमें मौसम की जानकारी ही नहीं है, जैसे हमें सुनामी आने वाली है तो अपन क्या, जैसे समुद्र में सुनामी आने वाली है, किसी भी नदी में गाइस भूकंप आने वाला है, यदि अपन को पता चल जाए तो वहाँ का एरिया क्या कर दिया जाएगा, खाली कर दिया जाएगा, एम्प्टी कर दिया जाएगा, जिससे कि जनधन की हानि भी रुक जाएगी। इसीलिए गाइस मौसम मानचित्र का प्रकाशन करना बहुत ही ज़रूरी है और विकसित राष्ट्र करते हैं। देखिए कुछ पॉइंट 5 देखते हैं। भारत में मौसम मानचित्र का प्रकाशन 1875 में प्रारंभ हुआ था और वर्तमान में मौसम मानचित्र का प्रकाशन कहाँ होता है गाइस, पुणे में होता है। तो गाइस पहले नंबर सबसे पहले प्रकाशन कब हुआ था गाइस, 1875 में। अभी प्रकाशन मानचित्र का प्रकाशन कहाँ होता है, पुणे में होता है। देखिए छठा पॉइंट देखते हैं, मौसम मानचित्र प्राप्त मौसमी दशाओं, सूचनाओं, समाचार पत्रों, दूरदर्शनों, आकाशवाणियों के माध्यम से प्रसारित किया जाता है। जो मौसम मानचित्र है गाइस उसकी सूचनाएं समाचार के माध्यम से, एक तो गाइस समाचार के माध्यम से, जैसे कि गाइस दूरदर्शन और आकाशवाणियों के माध्यम से जन जन तक फैलाया जाता है, जिससे उसके अनुसार गाइस लोग काम कर सकें और उसका फ़ायदा ले सकें और उनको हानि ना हो, उनको ऐसी कोई प्रॉब्लम ना हो। इसलिए गाइस दूरदर्शन के रेडियो के माध्यम से, आकाशवाणी के माध्यम से बता दिया जाता है कि आज का मौसम कैसा रहेगा, कल का मौसम कैसा रहा, जिससे कि उन सभी को कोई प्रॉब्लम ना हो। देखिए 7वां पॉइंट देखते हैं, मौसम मानचित्र तैयार करने हेतु मौसमी दशाओं का निरीक्षण, तत्वों का निरीक्षण किया जाता है, उनका लेखन किया जाता है वेधशालाओं में। ये जो लेखन होता है गाइस वो कब से शुरू होता है, जैसे हमें समाचार के माध्यम से पता चल जाता है कि वहाँ पे जम्मू कश्मीर में ज़्यादा बारिश हुई या मुंबई में लगातार बारिश हो रही है, तो सबको पता चल जाता है। जहाँ यदि वहाँ पे लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम है गाइस तो राहत कार्य भी भेजे जाते हैं यहाँ से दूसरे वाले राज्यों से। यदि पता ही ना चलता तो कैसे
से क्या होता। तो ये प्रकाशन कब से शुरू होता है, 8:30 बजे से सुबह से शुरू होना हो जाता है और गाइस मतलब लेखन कार्य हो जाता है शुरू और 5:30 बजे तक होता है। देखिए 8वां पॉइंट देखते हैं। मौसम मानचित्र सूचना प्रेषित करने हेतु कूट संख्याओं का प्रयोग किया जाता है जिनका विशिष्ट अभिप्राय होता है। सो गाइस जब मौसम मानचित्र जब अपन बनाते हैं वो लोग तो कूट संख्याओं का प्रयोग करते हैं जिसका एक विशेष प्रयोग होता है। मतलब कि जैसे कोई इसी का सिंबल बना देना, जैसे कि हमने बताया जैसे हवा का सिंबल बनाते हैं तो वो लोग ऐसे बना देते हैं जिससे दिशा पता चल जाती है कि किस ओर हवा चल रही थी। जैसे कि मध्य प्रदेश में हवा किस ओर चलती है, ज़्यादातर पश्चिम से चलती है पूर्व की ओर। आगे देखते हैं गाइस। देखिए भारत में मौसम विभाग की स्थापना, अभी देखा था कि मौसम का जो मौसम मानचित्र प्रकाशन देखा था गाइस वो हुआ था 1800, प्रकाशन देखा था तो प्रकाशन कब हुआ था गाइस, 1875 में हुआ था। कब हुआ था, 1875 में देखा था। इसके जस्ट 11 साल मतलब पहले 1864 में 1864 में एक विभाग की स्थापना की गई थी जिसने प्रकाशन कार्य गाइस कब शुरू किया, 1875 में, मतलब 11 साल बाद किया। और किसके सुझाव से हुई थी भारत में, बंगाल एशियाटिक सोसाइटी, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी के माध्यम से सुझाव के द्वारा कि हमको भी करना चाहिए ऐसा काम, मौसम विभाग की स्थापना की गई थी। ठीक है ना। इस प्रारंभ में इसका कार्यालय गाइस कहाँ पे था, शिमला में था। जैसे कि अभी कहाँ है गाइस, हम देख रहे हैं मौसम प्रकाशन कहाँ किया जाता है, पुणे में किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है मौसम मानचित्र का प्रकाशन, पुणे में। और इसका सबसे पहले कहाँ था, शिमला में। शिमला कहाँ पड़ता है गाइस, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में पड़ता है शिमला। तो गाइस इसका प्रकाशन सबसे पहले कहाँ हुआ था, इसका कार्यालय कहाँ था, तो शिमला में था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इस विभाग का प्रधान कार्यालय अथवा अनुसंधानशाला दिल्ली में स्थापित की गई। सबसे पहले गाइस शिमला में कहाँ पे बनाया गया मौसम मानचित्र गाइस, तो वो बनाया गया कहाँ पे, शिमला में बनाया गया। और दूसरा गाइस कहाँ पे बना, ये है गाइस शिमला, और दूसरा बनाया गया दिल्ली में। दिल्ली यहाँ पड़ती है गाइस, यहाँ पास पड़ती है मध्य प्रदेश के ऊपर, मतलब पंजाब के नीचे हरियाणा के बगल से, तो वहाँ दिल्ली पड़ती है। तो दिल्ली में गाइस इसके बाद बनाया गया। द्वितीय विश्व युद्ध जब 1945 आता है, 1945 में 1939 से 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध होता है और 1947 में हमारा भारत आज़ाद होता है, जब आपको पता होगा। यह विभाग देश के विभिन्न भागों में दैनिक मौसम परिवर्तन का अध्ययन, दैनिक मौसम परिवर्तन मतलब कि कैसे, मतलब सुबह का तापमान क्या था और अभी का क्या है, तो इस प्रकार किया जाता है, अध्ययन किया जाता है इन वेधशालाओं में। इस विभाग का काम क्या है, मतलब मौसम विभाग का काम जो अभी 1864 में इसकी स्थापना हुई थी। तो दैनिक मौसम परिवर्तन, प्रेक्षण करना, अभिलेखन करना, आंकड़ा को एकत्रित करना, सभी समीपस्थ देशों के मौसम की जानकारी और निरीक्षण करना, परीक्षण करना, अग्रिम पूर्वानुमान की व्यवस्था करना। भारत में मौसम विभाग 5 भागों में क्षेत्रों में विभाजित है। प्रधान कार्यालय दिल्ली में है और फिर नागपुर, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता अन्य कार्यालय हैं। देश में 1142 वेधशालाएं हैं, 2500 वर्षा मापी तथा 22 भूकंप मापी केंद्र बनाए गए हैं भारत में। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए जो मौसम विभाग का जो खोला गया, इसका कार्य क्या था, मौसम का निरीक्षण करना कि कहाँ कैसा मौसम रहा, पास के देशों में कैसा मौसम रहा, कहाँ ज़्यादा बारिश हुई, ये इसका काम है ना। परीक्षण करना और लेखन करना ये इनका काम है। तो गाइस भारत में कुल कितने वेधशालाएँ हैं, 1142 हैं और 2500 वर्षा मापी केंद्र हैं और 22 भूकंप मापी केंद्र हैं, जिससे गाइस हमको कहीं भी भूकंप आता है और पूर्वानुमान भी लगा लेते हैं ये लोग कि कल कैसा मौसम रहने वाला है। हमको इनके माध्यम से, समाचार के माध्यम से गाइस, इन्हीं के माध्यम से हमें पता चल जाता है। तो भारत में एक तो मुंबई, एक तो प्रधान कार्यालय कहाँ है गाइस, प्रधान कार्यालय हम देखते हैं, प्रधान कार्यालय है दिल्ली में। कहाँ पे है, दिल्ली में है। और गाइस इसके बहुत सारे क्या हैं, वो छोटे छोटे कार्यालय भी बनाए गए हैं। सो गाइस देखते हैं मानचित्र
मौसम मानचित्र का अध्ययन की आवश्यकता एवं महत्व। इसका महत्व क्या है गाइस मौसम मानचित्र का, इसके अध्ययन की ज़रूरत क्या है, इसके बारे में अपन पढ़ते हैं। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या है, मौसम मानचित्र की सहायता से मौसम का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। जब पूर्वानुमान लगाएंगे गाइस तो हमें ये पता चल जाएगा कि कल क्या है, सुनामी आने वाली है, समुद्र में भूकंप आने वाला है। तो हम यदि हम तीर्थ यात्रा में जा रहे हैं या फिर हम गंगा स्नान करने या किसी कारण बस वहाँ जा रहे हैं तो हम वहाँ पे नहीं जाएंगे तो लोगों की जनधन की हानि, जान माल की हानि रुक जाएगी कि नहीं हो जाएगी। एक महत्व तो ये है मौसम मानचित्र का। दूसरा, इसे समाचार पत्रों और आकाशवाणियों के माध्यम से प्रसारित कर अतिवृष्टि, अनावृष्टि, भूकंप, ओलावृष्टि, तूफान, हिमपात जैसी प्राकृतिक आपदाओं से जन सामान्य को सुरक्षित करने का प्रयास किया जाता है। तो फर्स्ट क्या देखा हमने गाइस, इससे हम पूर्वानुमान लगा सकते हैं गाइस मौसम मानचित्र की सहायता से कि कल भारी बारिश होने वाली है या अनावृष्टि होने वाली है या भूकंप आने वाला है या ओला गिरने वाले हैं या तूफान आने वाला है गाइस या हिमपात होने वाली है, मतलब हिम गिरेगी, बर्फ गिरने वाली है। तो इससे हम क्या करेंगे, वहाँ नहीं जाएंगे या फिर वहाँ पे जो लोग होंगे गाइस तो उनको वहाँ के खाली स्थान करवा दिया जाएगा, जिससे बहुत सारे जनमाल की हानि रुक जाएगी। दूसरा हम देखते हैं गाइस, दूसरा देखिए मौसम मानचित्र से प्राप्त पूर्वानुमान नौसेना, नौ संचालन, वायुयान की सुरक्षित उड़ान, अकाल के दुष्प्रभाव एवं कृषि में सही देखभाल में मदद करती है। तो गाइस मौसम मानचित्र की सहायता से एक तो हम गाइस किसी बहुत सारी आपदाओं से बच सकते हैं। दूसरा हम देखा कि जो वायुयान सुरक्षित हो सकते हैं, जैसे हम पता चल जाए कि कल बहुत ज़्यादा तूफान आने वाला है तो जो हवा में हवाई जहाज़ चलते हैं वो नहीं चलेंगे, उड़ान नहीं भरेंगे। जो जैसे हम देखते हैं कि इस साल हम अपने आप अनुमान लगा लेते हैं कि ज़्यादा क्या धूप गर्मियों में नहीं निकली है, जिसके कारण क्या होता है कि जब बाष्पीकरण होकर पानी ऊपर नहीं गया है तो वो संघनन के कारण कैसे पानी नीचे आएगा। तो गाइस हम इसके माध्यम से यदि हम ये लोग बता देते हैं कि पानी गिरने वाला नहीं है तो हम क्या करते हैं, जैसे सूखा पड़ता है तो अपन उस लेवल की कृषि करेंगे। जैसे कि हमें पता है इस साल पानी ज़्यादा नहीं गिरेगा तो हम कम पानी वाली फसल लगा देंगे। तो इससे लाभ होगा कि नहीं होगा। तो हमने दो लाभ लिखे, एक तो प्राकृतिक आपदा, जनधन की हानि नहीं होगी, दूसरा हम भयंकर जो मतलब आर्थिक लाभ भी होगा और जो हानि हो जो हम देख रहे थे जो कृषि से सूखा पड़ जाता था तो वो नहीं पड़ेगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा इसका महत्व। अब आगे देखते हैं मौसम दशाओं के संकेतों को गाइस कैसे लिया गया। जैसे कि हम देखते हैं, हमने बताया कि ये एरो है और ये वाला तीर है, तो हम ये समझ जाते हैं कि यहाँ थोड़ी थोड़ी क्या है हवा चलने वाली है। इसके माध्यम से गाइस इस संकेत यदि हम पूरा लिखने को बैठेंगे इस मानचित्र में तो हम क्या कर पाएंगे, हम समझ ही नहीं पाएंगे गाइस। क्या नहीं, यदि हम जैसे ये हवा का यदि संकेत है गाइस के टेम्परेचर का संकेत है तो इनके माध्यम से हम जान जाते हैं। यदि हम यहाँ लिखने को बैठेंगे गाइस तो यहाँ पे लिखते लिखते पूरा मानचित्र भर जाएगा और बहुत बड़ा मानचित्र हो जाएगा, जिसको पढ़ना नामुमकिन हो सकता है। सबको प्रॉब्लम होगी, लिखने में भी प्रॉब्लम होगी, बहुत देर में बनेगा एक तो मानचित्र, और साथ में क्या होगा लोगों को पढ़ने में भी प्रॉब्लम होगी। कहाँ तक पढ़ेंगे लोग कि क्या क्या लिखा है। तो गाइस चिन्हों की ज़रूरत हुई, और गाइस चिन्ह ऐसे होना चाहिए जो सब जगह क्या लागू हो, वही चिन्ह हो। यदि हम इसका मतलब यदि बारिश मान रहे हैं तो सब लोग हमारे देश में बारिश ही माने, इसका मतलब कुछ और ना माने। यदि वो कुछ और मान लेते हैं तो उसका कोई फर्क नहीं, उसमें क्या होगा किसी को कुछ पता ही नहीं चल पाएगा। हम यदि इसको बारिश को यदि ओला माने तो हम कैसे जानेंगे, और कोई और जो बनाने वाला गाइस वो बारिश बनाया है इसको, तो हम यदि ओला मानेंगे तो हम बोलेंगे भैया ओला गिरने वाले हैं, तो ये गलत हो जाएगा। तो एक निश्चित क्या मानक मिले हैं कि नहीं ये सबको ये इसको बारिश ही मानेगा, जिससे तब तो लाभ है। तो गाइस देखते हैं, इसको पढ़ लेते हैं एक बार। हमने समझाने की तो कोशिश की है। संकेतों को दिया गया है, प्रेक्षणशालाओं से प्राप्त मौसम तत्वों के मानचित्र अंकों, चिन्हों, प्रतीकों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अंक, चिन्ह और प्रतीक अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त हैं। इन्हें अंतर्राष्ट्रीय मौसम संकेत भी कहा जाता है। 1935 में गाइस बारसा इटली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान संघ से मान्यता प्राप्त की गई। तो गाइस जो संकेत बनाए गए उनको किससे मान्यता प्राप्त की गई, अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान संघ। अंतर्राष्ट्रीय मतलब जो सभी देशों में चलते हो जो संकेत,
जब तो सभी देशों में चलेंगे तभी तो मान्य होंगे ना, नहीं तो हमने अलग बना लिया, उनने अलग बना लिया, फिर हम उनका नहीं समझ पा रहे, वो हमारा नहीं समझ पा रहा है। तो कहाँ पे किया गया गाइस? 1935 में इटली में मान्यता प्राप्त हुई। देखिए, भारतीय मानव मानचित्र अंकित सूचनाओं का अध्ययन निम्नलिखित शीर्षक में किया जा सकता है। हम उनका अध्ययन कैसे कर सकते हैं अपन देखते हैं। तो प्रस्तावना, इसकी प्रस्तावना देखते हैं। प्रस्तावना में गाइस हम देखते हैं जब का मानचित्र होता है, जो हमारा अखबार होता है, मानचित्र जब बनाया जाता है तो उसमें दिन लिख दिया जाता है किस दिन का है, तिथि लिख दी जाती है, समय बता दिया जाता है कब प्रेषित किया गया है, और मानसून का उल्लेख होता है कि वहाँ पे कैसा मानसून रहने वाला है कल, ये कैसा मानसून था। तो इन सब का पता हमें चल जाता है। आगे देखते हैं गाइस, मौसम मानचित्र का तापमान का वितरण हम पढ़ते हैं। सामान्य ताप कितना अधिक है, सामान्य से ताप कितना अधिक है और कितना न्यून है, यह तापक्रम विचलन कहलाता है। जैसे हम देखते हैं सामान्य से कितना ज़्यादा है या सामान्य से कितना कम है, तो ये क्या कहलाता है? तापक्रम का विचलन कहलाता है। इससे यह पता चलता है कि यह विचलन सामान्य से अधिक या 2 डिग्री कम के अंतराल पर प्रदर्शित किया जाता है। यह शीत लहर और उष्ण लहर को ज्ञात करने में सहायक होता है। जैसे हम देखते हैं कि 2 डिग्री प्लस है, तो हम क्या बोल देंगे कि तापमान 2 डिग्री प्लस है, मतलब उष्ण हवाएं चलेंगी, बहुत ज़्यादा गर्मी वाला है। और यदि 2 डिग्री माइनस है तो हम बोलेंगे कि शीत लहर आएगी। शीत लहर मतलब कि यहाँ पे बहुत ठंडी ठंडी हवा चलेंगी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सो इसी प्रकार वायु दाब का विचलन दिखाया जाता है। इससे पता चलता है कि वायु दाब सामान्य से कितना ऊपर है या कितना कम है। गाइस हम देखते हैं ये 0 है, यहाँ से 2 डिग्री गाइस प्लस लगा दें, यहाँ पे 2 डिग्री माइनस, तो हमें पता चल जाएगा कि सामान्य से 2 डिग्री ज़्यादा है और 2 डिग्री कम है। कितना ज़्यादा है कितना कम है, इससे हमें पता चल जाता है। देखिए, उपरोक्त तापमान विचलन मानचित्र द्वारा हम तापमान संबंधी दशाओं का वर्णन कर सकते हैं। तापमान विचलन मानचित्र को देखने से तापमान विचलन की स्थिति स्पष्ट हो जाती है। भारत में 5 क्षेत्रों में तापमान सामान्य रहता है। 5 क्षेत्रों में तापमान सामान्य से 2 डिग्री अधिक होता है। और जैसे कि वो कौन से क्षेत्र हैं गाइस जहाँ पे तापमान 2 डिग्री अधिक रहता है। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ इस मैप में 2 डिग्री प्लस कहाँ पे है। देखिए ये 2 डिग्री प्लस है, 2 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री, ये प्लस का चल रहा है। प्लस का मतलब सामान्य से 2 डिग्री ज़्यादा है, मतलब इस वाले एरिया में गाइस हम देखते हैं बहुत ज़्यादा क्या पड़ती है, गर्मी पड़ती है। जैसे कि उत्तरी राजस्थान है गाइस, जो पश्चिमी राजस्थान है, उत्तरी मध्य प्रदेश है, गुजरात है, ये गाइस मध्य प्रदेश का एरिया लग जाता है। झारखंड का देखिए ये है, ये यहाँ पे ये पाकिस्तान है। यहाँ पे गाइस यहाँ से कर्क रेखा होकर निकलती है। इसके कारण गाइस जब कर्क रेखा निकलेगी, जब सूर्य गाइस यहाँ आ जाता है सीधे तौर पर पड़ने लगता है, ये यहाँ पे पड़ने लगता है, तो इस सीधे किरणें इसकी कर्क रेखा पर पड़ेंगे और कर्क रेखा में पड़ेंगे गाइस यहाँ से ऐसे जाता है सूर्य, तो यहाँ पे ज़्यादा गर्मी होगी कि नहीं होगी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो गाइस जो 2 डिग्री प्लस है, मतलब ये 2 डिग्री प्लस जो लिखा है यहाँ पे समझ लो कि ये तापमान ज़्यादा को, उष्णता को दर्शा रहा है। इसका कौन कौन से एरिया हमने देखे? उत्तरी गुजरात में देखा, पश्चिमी मध्य प्रदेश, मध्य राजस्थान, झारखंड और दक्षिण उत्तर प्रदेश को देखा गाइस। दक्षिणी उत्तर प्रदेश मतलब ये वाला एरिया देखिए, दक्षिण, ये यहाँ पे जो 2 लिखा है ये दक्षिण साइड का उत्तर प्रदेश। ये साइड तो कम होगा, लेकिन ये साइड गाइस माइनस में होगा। क्यों होगा? क्योंकि कर्क रेखा तो यहाँ से गुजरती है, तो सूर्य तो यहीं पास जा पाता है। सूर्य का प्रकाश ज़्यादातर यहाँ पड़ेगा, सामने, यहाँ तो नहीं पड़ेगा ना। और फिर गाइस कर्क रेखा से सूर्य नीचे आएगा, मध्य रेखा भूमध्य रेखा में आएगा। भूमध्य रेखा के बाद गाइस हम देखते हैं कि सूर्य कहाँ को जाता है, मकर रेखा को जाएगा। तो हमारे यहाँ तो ओनली कर्क रेखा पड़ती है। कर्क रेखा के बाद सूर्य इस साइड मुड़ना शुरू कर देगा, तो यहाँ तो मुड़ नहीं रहा है, यहाँ नहीं जा रहा है, तो सूर्य का प्रकाश यहीं पड़ेगा ना ज़्यादा, तो इसीलिए यहाँ पे देखिए 2 डिग्री माइनस है कि नहीं है। और यहाँ पे प्लस 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 है गाइस, क्यों है? क्योंकि जब सूर्य का प्रकाश यहीं सीधा तौर पर पड़ जाता है। तो गाइस अभी हमने देखी प्रस्तावना के बाद हमने देखा था गाइस तापमान का वितरण। अभी हमने देखा तापमान का वितरण देखा। तापमान के वितरण के बाद देखते हैं गाइस वायु
वायु का वितरण, अभी तापमान का कि कहाँ ज़्यादा रहता है कहाँ कम रहता है, और उसको 2 डिग्री माइनस व प्लस के माध्यम से बताया जाता है। जैसे हमने उत्तर पश्चिम देखा, हमने पश्चिमी इलाका देखा, राजस्थान का एरिया देखा, गुजरात का एरिया देखा, पश्चिमी मध्य प्रदेश देखा, दक्षिणी उत्तर प्रदेश, वहाँ पे तापमान क्या था, उच्च था, उसमें 2 डिग्री प्लस था गाइस, 2 डिग्री प्लस था, और उसको 2 डिग्री से मापा जाता है। जहाँ पे कम होता है तो 2 डिग्री माइनस कर दिया जाता है, डिग्री सेल्सियस में देखा था। अब देखते हैं गाइस वायु दाब को, क्या देखते हैं वायु दाब का वितरण क्या है। हम देखते हैं कि वायु क्या होती है गाइस, कहीं पे वायु ज़्यादा होती है, उच्च होती है, और कहीं पे क्या होता है वायु कम होती है। तो उसको किसके माध्यम से दर्शाया जाता है गाइस, तो इसको 2 डिग्री मिलीबार के माध्यम से दर्शाया जाता है। कहीं 2 डिग्री कम होगी, 2 मिलीबार कम होगी, कहीं 2 मिलीबार ज़्यादा होगी, तो मिलीबार के। और गाइस एक बात ध्यान रख लीजिए कि वायु कैसे चलती है गाइस, वायु हमेशा उच्च वायु दाब से कहाँ निम्न वायु दाब की ओर जाती है। तो उच्च क्या होता है गाइस, जैसे हम देखते हैं गुब्बारे में क्या होती है, बहुत ज़्यादा गाइस वायु भरी होती है, उस गुब्बारे में वायु भरी होती है गाइस। इसके माध्यम से क्या होता है, वायु वहाँ से निकलना चाहती है गुब्बारे से। कैसे गाइस, हम देखते हैं वायु बाहर की ओर आना चाहती है, इसलिए जब गुब्बारा वो जल्दी फूट जाता है, और गुब्बारा जब ज़्यादा वायु भर देते हैं गाइस तो वो और जल्दी निकलना चाहती है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा उच्च प्रेशर बन रहा है, और वो चाहती है कि जहाँ पे वायु नहीं है वहाँ चली जाए। तो गाइस खाली स्थान में सब कोई जाना चाहेगा ना, जहाँ भरा हुआ है तो वहाँ तो अपन कहाँ बनेंगे ही नहीं, तो खाली स्थान में जाना चाहती है गाइस, इसीलिए गाइस गुब्बारा फूट जाता है। और हम देखते हैं कि वो निम्न वायु दाब की, यहाँ का लो प्रेशर होता है उसकी अपेक्षा यहाँ पे गाइस वायु नहीं होती है इस वाले एरिया में, बाहरी एरिया में, तो इसीलिए फूट करके हवा बाहर निकलना चाहती है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो अपन आज इसको पढ़ लेते हैं, वायु दाब का वितरण। मौसम वायु दाब मानचित्र में वायु दाब को मिलीबार में दर्शाया जाता है। यह प्रायः 2 मिलीबार के अंतर में दिखाया जाता है कि 2 मिलीबार ज़्यादा होगा या 2 मिलीबार कम होगा। देखिए उच्च वायु दाब तथा निम्न वायु दाब को प्रदर्शित करता है। कभी कभी गाइस एल कम दाब के लिए और एच अधिक दाब के लिए, मतलब देखिए लो प्रेशर इसीलिए एल कम दाब के लिए, और हाई प्रेशर HIGH हाई के लिए गाइस एच से दर्शाया जाता है। अधिक दाब के लिए लिखा जाता है, इसे समोच्च रेखाएं की तरह पढ़ा जाता है। वायु अधिक दाब से कम दाब की ओर चलती है, भाई हमने बता दिया। जो देखिए वायु दाब में वितरण कैसा होता है, वायु दाब का वितरण हमेशा कैसा होता है, उच्च दाब व निम्न दाब में होता है, मतलब उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है वायु। आगे पढ़ लेते हैं, फिर आप इस डायग्राम में आपको समझाएंगे मैप में। तो देखिए खा नंबर समदाब रेखा की उपनति, वायु दाब की प्रवणता, चक्रवात की गति के बारे में हम देखेंगे। ग नंबर सामान्य वायु दाब की प्रवणता। देखिए वायु दाब विचलन मानचित्र द्वारा हम मौसम के वायु दाब संबंधी दशाओं का वर्णन कर सकते हैं। वायु दाब रेखाएं द्वारा हम चक्रवात, प्रतिचक्रवात, अल्प चक्रवात, फोन इत्यादि वायु दाब संबंधी दशाओं को जान सकते हैं। दिए गए वायु दाब विचलन मानचित्र को स्पष्ट है कि वायु दाब 2 मिलीबार से कम हो रहा है केवल। तो क्या होगा गाइस, 2 मिलीबार से कम हो रहा है। दो क्षेत्रों में वायु दाब सामान्य रहा। उत्तर बिहार, पर्वतीय भाग, अंडमान निकोबार में वायु दाब सामान्य रहा। गाइस इस मैप की बात की जा रही है इसमें। तो गाइस इस मानचित्र में देख सकते हैं कहाँ वायु दाब सामान्य रहा। तो देखिए यहाँ 0 है, मतलब यहाँ पे शांतमाएँ हैं, ज़्यादा न कम है ना ज़्यादा है, तो वायु दाब सामान्य रहा। यहाँ पे भी रहा, यहाँ पे गाइस उच्च रहा। देखिए ये है ज़्यादा उच्च रहा है, ये है उच्च। और जहाँ पे कम वायु दाब बनता है तो देखिए ये है, इसी कारण यहाँ पे ज़्यादातर बारिश होती है। और यहाँ पे क्या होता है, ये लोग हवाएं, एक जहाँ पे कम वायु दाब होता है वहाँ पे हवाएं चारों दिशाओं से क्या आती हैं, उस स्थान को भरने के लिए आती हैं। क्या आती हैं गाइस, भरने के लिए सभी जगह से हवाएं आती हैं, क्योंकि जहाँ वायु दाब कम होती है। सो गाइस इससे क्या होते हैं, कभी कभी चक्रवात भी आ जाते हैं, उनके बारे में अपन देखेंगे।
देखिए चक्रवात के बारे में पढ़ते हैं और अल्प चक्रवात के बारे में पढ़ते हैं। क्या होता है चक्रवात या अल्पदाब। सो गाइस इसमें पढ़े लेते हैं, फिर नहीं आएगा समझ में तो हम अलग से समझा देंगे आपको चक्रवात और प्रतिचक्रवात। चक्रवात की समदाब रेखाएं मंदबंद होती हैं। क्या होती हैं गाइस? समदाब रेखाएं मंदबंद होती हैं, धीमी धीमी होती हैं। इसके भीतरी अल्पदाब होता है, इसलिए इसको अल्पदाब भी कहा जाता है या लो कहते हैं, लॉस कहते हैं। मतलब कि वहाँ पे जो वायु दाब होता है वो बहुत ही कम होता है। जब चक्रवात की स्थिति बनती है गाइस तो आप देख लेना, जो चक्रवात होता है उसमें हवाएं ऐसे चलती हैं गाइस। क्या होता है यहाँ पे जो अंदर होता है गाइस उसमें लो प्रेशर बनता है। लो प्रेशर मतलब निम्न वायुदाब, अल्प वायुदाब बनता है, इसीलिए गाइस अल्पदाब भी कहा जाता है। क्या बनता है यहाँ पे इस वाले एरिया में गाइस? अल्पदाब बन जाता है। अल्पदाब क्यों बनता है? हमने देखा यहाँ से भी यहाँ पे अल्पदाब बन रहा है, इसीलिए गाइस अल्पदाब के कारण ही अल्पदाब मतलब कम वायुदाब बन रहा है। यहाँ बहुत ही कम वायु है, इसीलिए चारों दिशाओं से क्या आ रही हैं हवाएं एक भरने को इस वाले स्थान पे आ रही हैं। और गाइस जब विभिन्न प्रकार की हवाएं आएंगी तो क्या होगी, इनके मध्य क्या हो जाता है, टक्कर हो जाता है। और टक्कर हो जाने के गाइस ये लोग क्या हो जाती हैं, सब एक साथ घूमने लगती हैं। तो गाइस तब होता है चक्रवात, तब बनता है चक्रवात। क्यों बन रहा था? क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल भी वायु नहीं है, और सब जब बिल्कुल वायु नहीं है तो चारों दिशाओं से वायु क्या स्पीड में आएगी। जैसे गुब्बारा फूटता है, क्यों फूटता है? क्योंकि वहाँ पे उच्च वायु दाब था, और उच्च वायु दाब के कारण वो फूट जाता है, और फिर वो खाली स्थान पर वायु जाना चाहती है, तो वहाँ पे तो गाइस एक ही दिशा से आई। लेकिन जहाँ पे गाइस बिल्कुल वायु दाब नहीं होता है, बिल्कुल वायु नहीं होती है, तो वह इसीलिए अल्पदाब बनता है, और अल्पदाब के कारण चारों दिशाओं से हवा उनको भरने के लिए आती हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, इसीलिए इसको अल्पदाब भी कहते हैं, लो प्रेशर कहते हैं। अल्पमत दाब केंद्र गर्त रेखाओं का प्रतिच्छेदन बिंदु होता है, इसलिए बाहर से हवाएं भीतर की ओर जाती हैं। वही तो हमने कहा कि जो यहाँ पे अल्पदाब बन रहा था, यहाँ पे एक भी वायु नहीं थी, तो क्या होंगी ये बाहरी हवाएं जो हैं, तो ये क्या है, भीतर की ओर जाना पसंद करती है, ये भीतर की ओर जाती है। जब भीतर की ओर जाएंगी तो इनमें टक्कर हो जाता है, भीतर की ओर जाती हैं। उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात वायु वार्म दिशा में होता है, वामवर्त दिशा में होता है। उत्तरी गोलार्ध में आपने मैप ग्लोब में देखा होगा कि ऐसे ग्लोब बनता है, ये भूमध्य रेखा होती है। इस वाले एरियो में गाइस ये यहाँ पे जो चक्रवात बनते हैं वो वामवर्त दिशा में बनते हैं। और इस वाले एरिया में गाइस जो दक्षिण का एरिया है, दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी दिशा में ही चलती हैं चक्रवात। कैसे बनते हैं? दक्षिणी दिशा में चलते हैं। ये चक्रवात स्थायी वायुदाब को प्रवाह निश्चित दिशा में आगे बढ़ते हैं। तो गाइस गहरे अपदाब के बारे में पढ़ते हैं। गहरा अवदाब का किसे कहते हैं? गहरे अवदाब में केंद्र वायु बहुत कम होती है, केंद्र में वायु बहुत कम होती है, मतलब अल्पदाब यहाँ पे है। तो गहरे अवदाब कैसे बनेंगे गाइस? जब बिल्कुल भी यहाँ पे वायु नहीं होगी, जब बिल्कुल भी यहाँ वायु नहीं होगी तो गाइस यहाँ पे बहुत ज़्यादा तेजी से हवा आएंगी, तो क्या है, गहरा अवदाब बनेगा। क्या बनेगा? गहरा अवदाब बनेगा। और छिछला अवदाब किसे कहते हैं गाइस? जब यहाँ पे छिछला अवदाब किसे कहते हैं गाइस, तो हम देखते हैं इसके केंद्र में वायु दाब थोड़ा कम होता है और गहरा अवदाब से समदाब रेखाओं से घिरा होता है। तो गाइस यहाँ पे वायु तो ये नहीं है कि बिल्कुल नहीं है, पर यहाँ थोड़ी बहुत वायु है, तो गाइस थोड़ी धीमे से आएंगी, तो इसलिए छिछला अवदाब बनेगा। कैसा बनेगा? छिछला अवदाब बनेगा। और गहरे अवदाब में से अधिक रेखाओं से घिरा होता है। छिछला अवदाब केवल एक समदाब रेखा से घिरा होता है, अतः समदाब रेखा अंशतः घिरा है। छिछले अवदाब में समदाब रेखाएं दूर दूर होती हैं और गहरे अवदाब में निकट निकट अंकित की जाती हैं। वायु रेखाएं राशि एकत्रित होती हैं, ऊपर उठती हैं और ठंडी होकर बादल में तथा वर्षा के रूप में ग्रहण करती हैं। इस प्रकार चक्रवात में क्षेत्र में मौसम खराब हो जाता है। तो गाइस छिछला अवदाब और गहरा अवदाब हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। तो गाइस देखिए यहाँ पे क्या था, वायु बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पे अल्पदाब है, अल्पदाब या फिर गहरा अवदाब बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि यहाँ पे वायु बिल्कुल भी नहीं है। तो चारों दिशाओं से क्या आ रही है वायु? पास पास रेखाओं में आ रही हैं। देखिए ये आ रही हैं, ये आ रही हैं, ये आ रही हैं। तो यहाँ पे क्या बन रहा है? गहरा अवदाब।
और जो गैस छिछला दाब बनता है तो यहाँ पे कुछ वायु यहाँ पे होती है, कुछ कुछ होती है, ज़्यादा नहीं होती है। तो यहाँ पे क्या आएगी, एक आध पवन की दिशा आ जाएगी। तो दूर दूर होंगी ये रेखाएं, होंगी कि नहीं होंगी? इसमें तो बिल्कुल पास पास में होती हैं, क्योंकि सब जगह से इकट्ठी वायु आती है। और इसमें कुछ कुछ थी, इसीलिए ज़्यादा इसके पास नहीं दौड़ेंगी जब ज़्यादा है तो। और जहाँ पे बिल्कुल नहीं है तो वहाँ पे छिछला दाब होगा, और वहाँ पे हवाएं भी क्या होंगी, रेखाएं पास पास में होंगी, और इसकी रेखाएं पास पास में नहीं होंगी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा गाइस। और गाइस फिर क्या होता है, जब ये हवाएं क्या हो जाती हैं, जब पास पास में आकर के ऐसे ऐसे आती हैं इस अल्पदाब की स्थिति में, तो ये हवाएं क्या होती हैं, सबके मध्य टक्कर हो जाता है। और टक्कर होने के कारण ये गोल गोल गैस क्या होने लगती हैं, घूमने लगती हैं। और घूम करके गैस ये कहाँ उठ जाती है, ऊपर की ओर उठती है। और ऊपर की ओर उठने से क्या होता है, ये हवाएं जब ऊपर जाती हैं गैस, तो ऊपर क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है। और ठंडी हो जाने से गैस क्या हो जाती है, चक्रवाती वर्षा हो जाती है। जब वर्षा होगी कि नहीं होगी, जब ये हवाएं गर्म थी, ऊपर गई, ऊपर का मौसम ठंडा था, तो संघनन होगा, और फिर बाद में क्या हो जाएगी, बारिश हो जाएगी। चक्रवाती बारिश इसी को कहते हैं। अब देखते हैं गाइस प्रति चक्रवात। क्या देखते हैं, चक्रवात के विपरीत होता है प्रति चक्रवात होते हैं। इनके केंद्र में उच्च दाब होता है गाइस। अभी हमने देखा था जो चक्रवात होते हैं गाइस, तो इनमें अल्पदाब बन रहा है। आप बुक में आप देख सकते हैं, यहाँ पे अल्पदाब लिखा हुआ है, बीच में अल्पदाब बन रहा था। इसीलिए सभी दिशाओं से क्या आ रही है, हवा आ रही थी, ये आ रही थी, देखो ये आ रही थी। अल्पदाब में 1005 मिलीबार से हवा आ रही थी। देखिए ये आ रही है 1002 मिलीबार, 1008 मिलीबार। तो गाइस यहाँ पे हमने देखा था बीच में जो अल्पदाब बन रहा था, लेकिन जो प्रति चक्रवात है उसमें क्या बनेगा, बीच में उच्च दाब बनेगा। मतलब यहाँ पे ज़्यादा हवा है गाइस, यहाँ पे क्या है, अभी बीच में एक भी हवा नहीं थी। यहाँ पे गाइस उच्च वायुदाब बनेगा, यहाँ पे बहुत सारी हवा होगी, और यहाँ पे हवा नहीं होगी, यहाँ ज़्यादा हवा नहीं होगी। तो जैसे आप गुब्बारा देखिए, गुब्बारे में बीच में हवा भरी होती है, और यहाँ हवा नहीं होती है, आसपास उतनी ज़्यादा हवा नहीं होती है, जिसके कारण क्या होती है गाइस, प्रति चक्रवात बनेगा। गुब्बारा फटना चाहता है, और वो क्या, इस साइड हवा को बिखेरना चाहता है, तो इसमें अल्प चक्रवात बनेगा। इस अल्प चक्रवात नहीं गाइस, प्रति चक्रवात बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि यहाँ पे बीच में हवा थी, और इसलिए यहाँ से हवा निकलना चाहती है। और गाइस जहाँ पे बिल्कुल हवा नहीं है, जो हमने चक्रवात देखा था, यहाँ पे बिल्कुल भी हवा नहीं थी, अल्पदाब था, तो सभी हवाएं इकट्ठी यहाँ पे आना चाहती थी, इस वाले एरिया में आना चाहती थी, और टक्कर हो जाता था, घूम जाती थी। लेकिन जो प्रति चक्रवात है, जिसका जस्ट उल्टा होगा, इसके बीच में उच्च दाब वायुदाब बन रहा है। हाँ, यह केंद्र में फोन रेखाओं का प्रतिच्छेदन बिंदु होता है। इसके समदाब रेखाएं प्रायः वृत्ताकार होती हैं। देखिए वृत्त के आकार की हैं कि नहीं हैं। और हवाओं की दिशा उत्तरी गोलार्ध में कैसी होती है गाइस, अभी हमने देखा था उत्तरी गोलार्ध में जो इसमें था वो वामावर्त थी, लेकिन इसमें उत्तरी गोलार्ध में और हवाओं की दिशा उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणावर्त है। कैसी है, दक्षिण की ओर जा रही हैं हवाएं। देखिए ये जा रही हैं कि नहीं जा रही हैं, दक्षिण की ओर जाएंगी उत्तरी दिशा में, तथा दक्षिणी गोलार्ध में वामावर्त होंगी। इसका जस्ट उल्टा हो गया, इसमें प्रति चक्रवात में चक्रवात और प्रति चक्रवात में जस्ट उल्टा हो जाता है। जैसे कि हमने देखा कि उत्तरी गोलार्ध में इसमें कहाँ जा रही हैं हवा, दक्षिणावर्त चल रही हैं, और दक्षिणी गोलार्ध में वामावर्त चल रही हैं। जबकि हमने देखा था उत्तरी गोलार्ध में उसमें वामावर्त चल रही थी, और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणावर्त चल रही थी। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा गाइस। इसमें केंद्र से बाहर की ओर चल रही हैं हवाएं। तो हमने देखा यहाँ पे अब क्या है, यहाँ पे हवा भरी हुई है, और हवा भरी होने के कारण यहाँ पे उच्च दाब है। उच्च दाब के कारण ये हवा केंद्र से किस ओर चल रही हैं, बाहर की ओर चल रही हैं। ये बाहर जाना चाह रही हैं, चाहेंगी कि नहीं जाएंगी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें दाब प्रवणता होती है, केंद्र से बाहर की ओर चलती है। चक्रवात शक्तिहीन होते हैं, जो प्रति चक्रवात होते हैं गाइस वो शक्तिहीन होते हैं, वो ज़्यादातर नहीं घूमते हैं। और जो चक्रवात वश होते हैं वो उसमें जोश के साथ, प्रेशर के साथ चारों दिशाओं से हवाएं आती हैं, वो घूमने लगती हैं, वो शक्तिहीन नहीं होते हैं। लेकिन प्रति चक्रवात कैसे होते हैं, शक्तिहीन होते हैं, और वह एक ही स्थान में
देर तक रोके रहते हैं, क्योंकि ये शक्तिहीन होते हैं और शक्तिहीन होने के कारण ये ज़्यादातर घूमते घूमते दूसरी जगह नहीं जाते हैं। और जो चक्रवात होते हैं वो ज़्यादा घूमते हैं, वो दूसरी जगह पे जाते हैं, परिवर्तनशील होते हैं। देखिए, वायु धीमी परिवर्तनशील होती है, उसमें तेज हो रही थी। किसी दिशा में निश्चित दिशा नहीं चलते हैं, इसके केंद्रीय भाग शांत होते हैं। गाइस, जब यहाँ पे उच्च दाब है, जब बीच में उच्च दाब है प्रति चक्रवात में, तो अब ये शांत तो होगा ना। यहाँ पे हवाएं आ थोड़ी रही हैं, ये यहाँ से निकलेंगी हवाएं, तो धीरे धीरे निकल जाएंगी। और यहाँ पे अल्पदाब बन रहा था, यहाँ हवा एक भी नहीं थी, तो यहाँ से सब जगह हवा जा रही थी, तो वो शांत नहीं था। इसका केंद्र क्या है, शांत होगा प्रति चक्रवात का, इसका अशांत होगा। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा गाइस। यदि क्लियर हो रहा है तो प्लीज़ लाइक करिए और हमें सपोर्ट करिए, हमारी मेहनत को सफल बनाइए। आप ही बताइए, आपके लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, यदि कोई हमें सपोर्ट नहीं करता है तो फिर उसमें अपने आप में लगने लगता है कि हमेशा काम क्यों कर रहे हैं। जो लोगों को लगता है भला ही नहीं हो रहा है, हम इसीलिए तो कर रहे हैं, और कि लोगों को हेल्प मिलेगी शायद हमारी वीडियो से। अपने ज्ञान को प्रसारित करें, जितना है गाइस उतना ही फैलाएं हम। आई होप आपको क्लियर हो और आप ज़रूर लाइक करेंगे हमको, हमारी वीडियो को, और सब्सक्राइब करें हमारे ऐसी ही वीडियो पाने के लिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि कहाँ सुधार करना है, कहाँ आपको समझ में नहीं आ रहा है। आगे चलते हैं गाइस। उपांत हवाएं निश्चित रूप से बहती हैं, सूर्य तेज और मौसम सूखा हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है, कभी कभी रिमझिम बारिश होती है। तो गाइस, इसमें तो ज़्यादा बारिश होती है चक्रवात में, लेकिन इसमें शांत हो जाता है मौसम, कभी कभी बारिश हो जाती है, थोड़ी बहुत होती है, और आकाश स्वच्छ हो जाता है। क्यों हो जाता है स्वच्छ, क्योंकि गाइस यहाँ पे दाब वायु भरी हुई है। इसमें क्या है, चारों दिशाओं से जब हवाएं नहीं आएंगी तो तूफान कैसे लाएंगी, और इसमें तूफान आता था। सो डियर स्टूडेंट, हम देखते हैं अब अल्पदाब गर्त या भी आकृति का अवदाब देखते हैं। देखिए, अल्पदाब का त्रिभुजाकार क्षेत्र होता है। अल्पदाब क्या होता है गाइस, अभी हमने देखा था कि चक्रवात में जो बीच में गाइस देखते हैं वो क्या बनता है, अल्पदाब होता है। क्या होता है गाइस, अल्पदाब होता है चक्रवात में। क्यों, हमने देखा था जो चक्रवात में अल्पदाब जहाँ होगा, अल्पदाब मतलब वहाँ पे एक भी हवा नहीं होगी, ज़्यादा बहुत कम हवा होगी, जिसके कारण सभी दिशाओं से हवा वहाँ पे भरने के लिए उस स्थान को आएंगी, और उस स्थान में भरने के लिए आएंगी तो गाइस इनके बीच हो जाएगा क्या, टक्कर हो जाएगा। और टक्कर हो जाने के गाइस हम देखते हैं एक्सीडेंट हो जाता है इनका, और ये घूमने लगती हैं गाइस। तो ये होता है गाइस अल्पदाब। अल्पदाब में हम क्या देखेंगे कि इसमें देखिए ये आकृति कैसी बनती है, त्रिभुज के आकार की बन जाती है। कैसे, ये वाले त्रिभुज की आकार की आकृति बन जाती है। इसमें कम दाब इस क्षेत्र का आधार होता है। कम दाब मतलब कि अल्पदाब, मतलब वहाँ पे एक भी हवा का ना होना, उसको हम कहेंगे गाइस अल्पदाब। तो वहाँ पे क्या बन जाता है गाइस, अल्पदाब की स्थिति बन जाती है। और जो अल्पदाब यहाँ पे बन रहा था, सो गाइस हमने देखा कि वो अल्पदाब जो बन रहा था उसमें क्या हो रहा था, कम दाब क्षेत्र इसका आधार होता है। इसके आधार में क्या होता है, देखिए ये वाला एक त्रिभुज की आकृति बन रही है कि नहीं बन रही है, ये अल्पदाब के बारे में बताया गया है। उसी क्षेत्र में त्रिभुज जहाँ पे कम दाब जो बीच वाला क्षेत्र होता है ना, जो चक्रवात गाइस हम देखते हैं तूफान में जो घूमने लगती हैं, उनके बारे में बात हो रही है। इस क्षेत्र का आधार होता है। इस क्षेत्र का शीर्ष उच्च दाब की ओर होता है। तो ये शीर्ष जो है गाइस, ये कहाँ की ओर होगा, उच्च दाब की ओर होगा, मतलब कि बाहर की हवाओं की ओर होगा, ठीक है ना, उच्च दाब की ओर होता है। इस क्षेत्र के आधार में मध्य बिंदु तथा शीर्ष को मिलाने वाली रेखा को गर्त कहते हैं। क्या कहते हैं गाइस, गर्त। जो बीच में गाइस अवदाब बनता है, जो बिल्कुल भी नहीं होता, जो चारों दिशाओं से आकर के हवा मिलाती हैं, तो जो बीच बनता है गाइस उसमें एक गर्त हो जाता है। हम देखते हैं कैसा गर्त हो जाता है गाइस, इस प्रकार हवा घूमती है, इस प्रकार घूमने लगती है, इस प्रकार घूमती घूमती गाइस। तो ये बीच वाला जो एरिया है, ये वाला गाइस कौन वाला एरिया, देखिए आप, ये वाला एरिया है। इस वाले एरिया में क्या हो जाता है, इस वाले एरिया को जो गर्त कहते हैं, क्या कहते हैं, गर्त बन जाता है। दाब के क्षेत्र में यह रेखा दाब के क्षेत्र में उस स्थान पर होती है जिस पर दाब संवर्धित एवं चक्रवात की तरह वक्र बनाता है। क्या बनाता है गाइस, चक्रवात की तरह वक्र बनाता है। उसी में जो बीच की रेखा होती है उसको गर्त कहा जाता है। आई होप आपको अल्पदाब क्लियर हो गया होगा। सो गाइस आगे देखते हैं, अल्पदाब की
गर्त जो बीच का गर्त बनता है, जो गाइस हमने देखा था जहाँ पे 1000 मिलीबार हवाएं चलती हैं आती हैं आसपास से, तो हमने देखा वो आकृति कैसी बनती है गाइस। गर्त की आकृति भी आकार या त्रिभुजाकार बन जाती है गाइस। यहाँ से मिला देंगे तो त्रिभुज के आकार बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। तो गर्त कैसा होता है गाइस, समदाब रेखाएं कैसी होती हैं, भी आकार की होती हैं। इनका संबंध चक्रवात के गर्म एवं सर्द भाग से होता है। चक्रवात का इनका संबंध कैसे से होता है गाइस, जो आकृति बनती है इनका सर्द से और गर्म से होता है। किसका, दो भागों में बांटा गया है, सर्द और गर्म। सर्द में आप ही बता लीजिए कि सर्दी और गर्मी, शीत गर्मी और गर्मी। यदि इनका संबंध चक्रवात के गर्म भाग से होता है तो आने वाली वर्षा गाइस लगातार होती रहती है। यदि ये संबंध गाइस ये हवाएं क्या होती हैं, गर्म होती हैं, तो आने वाली जो वर्षा होती है, जो चक्रवाती वर्षा होती है गाइस, वो लगातार होती है और यह बहुत ज़्यादा वर्षा होती है। यह इसका संबंध यदि सर्द भाग से होता है, किसी सर्द भाग से होता है, तो वर्षा साधारण रूप से होती है, आकाश स्वच्छ हो जाता है और मौसम क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है सर्द में। गर्त की बात चल रही है। देखिए इस गर्त का बढ़ाव गर्त रेखा में समकोण पर किसी और होता है और इसके अग्र पृष्ठ भाग पर तापमान में बड़ा अंतर होता है। इसकी समदाब रेखाएं निकट होती हैं और वायु वेग क्या होता है, प्रबल होता है। हमने देखा कि चक्रवात में रेखाएं जो होती हैं वो पास होती हैं, जिससे गाइस इसका वायु वेग क्या होता है, प्रबल होता है। बहुत तेजी से वायु चलती हैं चक्रवात में, आ रही थी नहीं आ रही थी उच्च यहाँ पे क्या बनता है गाइस, अल्पदाब बनता है। मतलब बिल्कुल भी वहाँ पे क्या होती है, हवाएं नहीं होती है, जिसके कारण बहुत तेजी से हवाएं आती हैं आसपास से। तो ये होता है गाइस, चक्रवात में क्या बनता है, अल्पदाब बनता है। इसी प्रकार चक्रवात या प्रति चक्रवात का जन्म दो विपरीत हवाओं के संपर्क में होता है। इस वायु स्पर्श के स्थान पर पार्थिव पृष्ठ कहते हैं। यह धरातल पर समदाब रेखाएं भी आकार की होती हैं और इसको भी आकार अवदाब भी कहते हैं। देखिए अब देखेंगे, अभी हमने देखा कि जो चक्रवात में क्या बन रहा था, अल्पदाब बन रहा था। अब पढ़ते हैं गाइस फोन के बारे में। क्या होता है फोन, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है फोन बेडिज एक त्रिभुजाकार का उच्च दाब क्षेत्र होता है। अभी हमने देखा था जो चक्रवात में क्या बन रहा था, अल्पदाब क्षेत्र बन रहा था। अब हम देखेंगे यहाँ पे इसमें क्या हो रहा है गाइस, प्रति चक्रवात में क्या बन रहा था, हमने देखा था वहाँ पे उच्च दाब का क्षेत्र बन रहा था कि नहीं बन रहा था, वहाँ पे हवाएं ज़्यादा थी, उल्टा था गाइस प्रति चक्रवात में। इसकी समदाब रेखाएं कैसी होती हैं, तो बात चल रही है इसकी फोन की बात की जा रही है ना। तो इसमें कैसी होती है, त्रिभुजाकार की इसकी भी आकृति होती है, लेकिन इसके अंदर क्या बनता है, उच्च वायुदाब बनता है प्रति चक्रवात में। इनका शीर्ष गोल होता है और अल्पदाब के क्षेत्र की ओर इंगित होता है। और ये कहाँ की ओर जाते हैं गाइस, ये जहाँ पे हवाएं नहीं होती हैं इस ओर चलते हैं, ये उल्टा चलते हैं। ये प्रति चक्रवात इंगित करता है, अल्पदाब की ओर इंगित करता है। इसके मध्य सबसे अधिक वायुदाब रहता है, इसके बीच में सबसे ज़्यादा वायुदाब रहता है और शीर्ष और किनारे में क्रमशः कम होता है। प्रधान चक्रवात के साथ इसका बढ़ाव आगे की ओर होता है। सर्वोच्च दाब बिंदु शीर्ष में मिलाने वाली रेखा को हम शिखर कहलाती है। इसके जो शीर्ष, अभी हमने देखा जो शीर्ष से और फोन से मिलाने वाली रेखाएं को क्या कहते थे गाइस, अल्पदाब में गर्त कहते थे। क्या कहते थे, गर्त। और इसको जो मिलाने वाली रेखाओं को क्या कहा जाता है गाइस, आपने देखा शीर्ष से किनारे तक को क्रमशः मिलाने वाली रेखा को क्या कहलाती है, फोन कहते हैं। देखिए फोन कहा जाता है। इसके मध्य सबसे अधिक वायुदाब शीर्ष से किनारे की तरफ होता है और मिलाने वाली रेखा को शिखर रेखा कहते हैं। सॉरी गाइस, इसको क्या कहते हैं, जो मिलाने वाली रेखा को शिखर रेखा कहलाती है। चित्र में पा और फा शिखर रेखा है। इसके केंद्र में उच्च वायुदाब होता है और मौसम सुंदर होता है। तो गाइस आप देखिए जो पा और फा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है, उच्च दाब वायु बनता है। ये शिखर रेखाएं हैं जो कि मिला रही हैं एक दूसरे को। यहाँ पे गाइस ये बन जाता है। इसमें उल्टा हवाएं चलती हैं, चल रही हैं कि नहीं चल रही हैं। इसमें बाहर की ओर हवा चल रही है, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चल रही हैं। मतलब 1000 मिलीबार 1015 मिलीबार 1000
20 मिलीबार। पा और फा क्या है गाइस? पा और फा जो है शिखर रेखा है, इसके केंद्र में उच्च वायुदाब होता है, मौसम सुंदर हो जाता है। फान रेखाओं के बारे में अपन पढ़ते हैं। फान रेखाएं क्या हैं? दाब क्षेत्र में वह रेखा जिस पर रेखा सममित और प्रतिचक्रवात की तरह वक्र होती है, इसकी समदाब रेखाएं प्रायः दूर दूर होती हैं। इसकी जो समदाब रेखाएं हैं देखिए आप, दूर दूर होती हैं। क्यों होती हैं गाइस? क्योंकि इसमें ये फान है, इसमें उच्च वायुदाब है, और उच्च वायुदाब है तो वहाँ पर रेखाएं क्या होंगी? जाएंगी आएंगी नहीं, वायु जाएगी आएगी नहीं। तो इसमें प्रतिचक्रवात की तरह वक्र होता है। इसकी दाब रेखाएं प्रायः दूर दूर होती हैं, अतः सुंदर प्रकाशमय स्वच्छ मौसम हो जाता है। कैसे हो जाता है गाइस? क्योंकि हवाएं यहाँ पे भरी हुई थी और यहाँ से निकल रही हैं। जब यहाँ से जाएंगी तो यहाँ पे स्वच्छ मौसम करके जाएंगी, और जब हवाएं गाइस जब चारों तरफ से आती हैं तो जब तूफान आता है तो वहाँ पे मौसम स्वच्छ थोड़ी ना हो पाएगा। तो गाइस यहाँ पे उच्च वायुदाब था, इसीलिए फान में क्या होता है? फान में हम देख रहे हैं कि आकाश स्वच्छ हो जाता है और वहाँ पे मौसम खराब नहीं होता है। आगे देखते हैं। दाब क्षेत्र की वह रेखा जिस पर रेखाएं सममित प्रतिचक्रवात की तरह वक्र होती हैं, इसकी समदाब रेखाएं प्रायः दूर दूर होती हैं, सुंदर आकाशमय हो जाता है। जब फोन दाब बढ़ाव उत्तर दिशा में होता है तो अगले भाग में हवाएं उत्तर से पृष्ठ भाग में दक्षिण में चलती हैं, और अगले भाग में आकाश स्वच्छ और नीला हो जाता है। जहाँ गाइस जहाँ से हवाएं बाहर निकलेंगी, मतलब वहाँ से चली जाएंगी, तो वहाँ पे क्या होगा? वहाँ का आकाश स्वच्छ हो जाएगा, और जहाँ जाएंगी तो वहाँ पे क्या? आकाश मौसम फिर से बन जाएगा पानी का। पृष्ठ बादल में लग जाती हैं और बूंदें गिरने लगती हैं। इसमें भी क्या होता है? जैसे ही हवाएं उत्तर से पूर्व की मतलब कि ओर निकलती हैं गाइस, तो ये कहाँ चली जाती हैं? बादल में चली जाती हैं। बादल में जाने से क्या हो जाती हैं? ये पृष्ठ भाग पर लग जाती हैं और बूंदें क्या हो जाती हैं? यहाँ की गर्म हवाएं जाती हैं और जा कर के क्या हो जाती है? वहाँ पर संघनन की प्रक्रिया बनती है, वहाँ ठंडा होता है, और बादल में लग जाएंगी गाइस, तो फिर क्या होगा? फिर पानी तो गिरेगा ही। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। वेग और संकेत, इसका लास्ट पार्ट डालेंगे हम वीडियो का, और उसमें हम संपूर्ण लेसन करवाएंगे। सो गाइस पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। सेल्फ स्टडी बेस्ट स्टडी हम नेक्स्ट वीडियो कल अपलोड कर देंगे गाइस इसकी, और आपको ये बात नेक्स्ट टॉपिक उसमें डाल देंगे गाइस। वीडियो लंबा ज़रूर होता है मेरा, लेकिन एक बात याद रखना कि यदि आपने अच्छे से देखा गाइस, तो हम इसमें एक से एक वर्ड पढ़ते चलते हैं और समझाने की भी भरपूर कोशिश करते हैं, इसलिए हमारा वीडियो लंबा हो जाता है। सो थैंक यू भाई गाइस। कैसा लगा आपको वीडियो? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। अपने सुझाव और राय अवश्य दें और हमें प्रोत्साहित करें यदि हमारा प्रयास आपको पसंद आता है। सो थैंक यू गाइस।